expenditure method क्या है? Now this is the third method in line, right? What we are going to understand. Under this method, हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर फ्लो कैसे होता है इकोनॉमी में, और उसकी बेसिस पे से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे. सी, मैं वापस एक रिकंसाइल कर देता हूँ कि इनकम मेथड में हम क्या देख रहे थे. लोग जितना इनकम कमा रहे हैं राइट इकोनॉमी में वो देख रहे थे, और सबकी इनकम हम जब ऐड करते हैं व्हाट वी गेट इज वी गेट नेशनल इनकम. दैट्स नंबर वन. नंबर टू, वैल्यू मेथड में हमने क्या देखा, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो हमने देखा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में. और वैल्यूएशन मेथड का मतलब ये होता है कि जितना प्रोडक्शन जो हो रहा है, अगर उसका समेशन अगर आप कर लोगे, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नेशनल इनकम, क्योंकि उतना ही उत्पादन हो रहा है, उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है. पर ये भी बात इतनी समझनी जरूरी है कि द इनकम ऑफ वन पर्सन विल बी द एक्सपेंडिचर ऑफ अनदर, राइट. एक की इनकम दूसरे का खर्चा बनेगा, और दूसरे का खर्चा किसी की इनकम बनेगी. So for an example, if the Jainish is going to spend some money, right, to Kushal, so definitely the Jainish expenditure will be Kushal's income, right? किसी का खर्चा किसी की इनकम. अगर कुशल ने वापस वही पैसे स्पेंड किए लेट्स से विनीत को, तो कुशल का एक्सपेंडिचर बना तो विनीत की इनकम बनी. तो अगर आप इनकम के तौर पे देखो तो भी आंसर सेम ही आ रहा है, और एक्सपेंडिचर के तौर पे देखो तो भी आंसर सेम ही आएगा. So because हम एक बंदे का नहीं देख रहे, we are looking at the entire economy, and entire economy is in circular flow. So one person expenditure is another person's income. So this is what the different perspective, एक अलग नजरिया है देखने का. The expenditure method of measuring national income is also called income disposal method, या फिर हम बोल सकते हैं उसको consumption and investment method, उसका नाम है. There are two names of it. उसको बोलते हैं income disposal method या फिर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड. नाउ व्हाई? बिकॉज ये मेथड में हो तो क्या रहा है, हम जो इनकम कमा रहे हैं वो डिस्पोज कर रहे हैं, इसीलिए उसको इनकम डिस्पोजल बोल सकते हैं. या फिर हम खर्चा कर रहे हैं, और खर्चा हमको पता है दो ही जगह पे हो सकता है, आइदर ऑन कंजम्पशन, राइट, आइदर यू डू ऑन कंजम्पशन और यू डू ऑन इन्वेस्टमेंट. देयर आर ओनली टू वेज दैट यू कैन स्पेंड द मनी. Now, expenditure method is a method which measures the final expenditure, जो आपको मेजर करेगी फाइनल एक्सपेंडिचर, राइट. और इसीलिए इससे मिलने वाला जो एग्रीगेट है वो आपको पहले क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी. क्योंकि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो किस पे एक्सपेंड करते हैं, मार्केट प्राइस में एक्सपेंड करते हैं ना. अगर आप कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हो मार्केट में तो वो फैक्टर कॉस्ट में मिलती है, मार्केट प्राइस में मिलती है. यस, मार्केट प्राइस पे, राइट. तो एक्सपेंडिचर जो भी आपका होने वाला है वो मार्केट प्राइस पे होने वाला है, ये भी समझ लो. दिस टूल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द जीडीपी एट मार्केट प्राइस. ये ऑलवेज क्या होगा, पहला एग्रीगेट इसमें से मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी मार्केट प्राइस. According to expenditure method, GDP at MP is the aggregate of all the final expenditure in an economy during the year. जितना भी final expenditure हुआ है during the year, वो सबका addition होगा. So that is equal to what? C plus I plus G plus X minus M. ये सब क्या है? Let's understand. याद रखिए कि इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम को Y से डिनोट करते हैं, राइट. We always denote by Y. So where Y is a national income. C क्या है? So C होगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर वो भी प्राइवेट वाले का, राइट. I फाइनल एक्सपेंडिचर, और फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन. हमको पता है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है कैपिटल फॉर्मेशन, राइट. तो बट ये भी मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट और बिजनेस लोगों का. अभी ये जो जी है ना, जी के दो पार्ट हैं, राइट. इफ यू लुक एट जी हैज टू पार्ट्स. विच टू पार्ट्स? जी का भी सी होता है, यानी जी का कंजम्पशन होता है, और जी का भी इन्वेस्टमेंट होता है. यानी गवर्नमेंट कंज्यूम भी करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी करती है. हमने सी प्लस आई जो इंडिविजुअली देखे वो दोनों किसके हैं, प्राइवेट लोगों के, राइट. तो अगर हमको अच्छे से समझना है तो जी को अगर अच्छे से समझना है तो जी के दो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन भी और इन्वेस्टमेंट भी. पर हम उसको अभी क्या बोलेंगे शॉर्ट में,
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट। हम आई में ही ले लेंगे इनका इन्वेस्टमेंट का जो पार्ट है ना, वो हम कहाँ ले लेंगे, गवर्नमेंट का आई में ही। तो आई हम जब देखेंगे तो आई के 3 पार्ट होंगे। कौन से 3 पार्ट, मैं समझा दूं, हम आगे पढ़ रहे उसको थोड़ा डिटेल में भी हम समझेंगे। पर आई के 3 पार्ट है। इन्वेस्टमेंट 3 तरह का होता है। पहला इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस का होता है, दूसरा होता है गवर्नमेंट का जो हमने अभी देखा, और तीसरा जो होता है वो पब्लिक का होता है, यानी कि नॉर्मल पीपल जैसे हम और आप, राइट। हम बिजनेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ नॉर्मल पीपल है, और हमने अगर कुछ रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन किया, यानी हमने अपना घर बनवाया कोई जमीन पे, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही बोला जाएगा, राइट। पर वो ना ही बिजनेस का है और ना ही गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट पर्सनल लेवल पे है। दैट इज व्हाट वी कॉल इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, हम समझेंगे उसको। तो वो इन्वेस्टमेंट 3 तरह का होता है। तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट जो है वो आई में ही आ गया, कहने का मतलब। तो आई का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है ना, फाइनल इन्वेस्टमेंट, उसमें प्राइवेट का भी आ गया और गवर्नमेंट का भी आ गया। कंजम्पशन जिसको हम बोलेंगे, उसमें एक्सपेंडिचर दोनों का आएगा, यानी बिजनेस का और प्राइवेट का, और ये आएगा गवर्नमेंट का कंजम्पशन, राइट। और लास्ट एग्रीगेट है जिसको बोलते हैं एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये बहुत शॉर्ट में इसकी फॉर्मूला है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। पर आप शॉर्ट में याद नहीं रखना है, आपको कंपोनेंट से याद रखना है तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला में कंपोनेंट ही आएंगे। ये तो शॉर्ट में आपको लिखा है, और नेशनल इनकम इसी से बनती है। इवन हम आगे देखेंगे जब हम केनीजियन थियोरी पढ़ेंगे 5th चैप्टर के बाद, तो केन्स भी यही इनकम की फॉर्मूला को मानते हैं, राइट। अगर आपको कुछ अंडरलाइन करना है जो मैंने अंडरलाइन किया है तो आप कर सकते हो, यू हैव अ नोट्स, राइट। सो कीप ऑन अंडरलाइनिंग। आई होप आप सब नोट्स लेके बैठे होंगे। यस, Yes, sir. फाइन, लेट्स मूव ऑन। नाउ कम्स द एक्सपेंडिचर मेथड। हम डिटेल में समझ रहे हैं, राइट। कंपोनेंट को विभाजन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी एट एमपी इज एज फॉलोज। उसमें पहला आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमने सी का एग्रीगेट देखा, उसमें प्राइवेट भी है, राइट, और गवर्नमेंट भी है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी आया, और गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर यानी जी आया। अभी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, अगर आप घर बनवा रहे हो खुद का प्राइवेटली, बिजनेस वाला नहीं, राइट, एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। ये चारों चार इन्वेस्टमेंट जो है ना वो सब आई आ गया। तो सी प्लस आई प्लस जी, और लास्ट आया एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ में आ रहा है सबको ये? यस। तो एक्चुअली यहाँ पे कंपोनेंट 4 है, पर यहाँ पे एक्चुअली देखेंगे 7 कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ही 4 कंपोनेंट अलग से है, राइट। अगर हम जीडीपी एट एक्सपेंडिचर मेथड बोले तो ये सातों सात को अगर हम ऐड कर दे तो हमको जीडीपी एट एमपी मिलेगा बाय एक्सपेंडिचर मेथड से। दिमाग में क्लियर हो रहा है ये? ये सबको? Yes. चलिए स्टेप्स, वन बाय वन हम स्टेप्स देखते हैं, राइट। स्टेप 1 क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स इनकमिंग फाइनेंस एक्सपेंडिचर। हमको पहले वो इकोनॉमिक यूनिट्स देखना है जो खर्चे करते हैं, फाइनेंस एक्सपेंडिचर करते हैं। एंड देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स तो इनका फाइनेंस एक्सपेंडिचर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। यानी कौन से कंज्यूमर्स जिसको हम हाउस होल्ड बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड गवर्नमेंट। ये 4 कैटेगरीज है, राइट। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये यही लोग ही एक्सपेंडिचर करते हैं, और तो कोई बचता नहीं है एक्सपेंडिचर में, राइट। ये लोग मेन है। नाउ स्टेप 2,
क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर. अभी ये जो एक्सपेंडिचर करेंगे उसमें भी हम फाइनल एक्सपेंडिचर के हिसाब से उसको विभाजन कर देंगे. दैट मींस वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू पार्ट्स. द फाइनल एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग थ्री काइंड्स. तीन तरह से हम डिवाइड करेंगे. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसमें दो आएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट. दूसरा आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर चार पार्ट है. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसके ही तीन पार्ट हैं, राइट. यहाँ पे तीन पार्ट हम लिखेंगे, आगे हम देखेंगे वो तीन पार्ट कौन से है. और फिक्स्ड, ये फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात हुई. और ये है चेंज इन स्टॉक, जो कि फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बदलता रहता है, राइट. एंड थर्ड वन नेट एक्सपोर्ट्स. तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे, एक तो कंजम्पशन कौन सा है, इन्वेस्टमेंट कौन सा है और नेट एक्सपोर्ट कौन सा है. ये तीन में मेन हम क्लासिफाई करेंगे. इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा स्टेप 3, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. दिस इज मैक्सिमम इंपॉर्टेंट. यही है, आपको इसी हिसाब से कंपोनेंट याद रखने हैं, राइट. ये तीन जो कंपोनेंट में देखे ना, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, जो देखे ना हमने प्रीवियस स्लाइड में, ये वही है, पर इसको डिटेल में समझाया जाएगा. अभी जब मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, तो गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग है और प्राइवेट लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग है. तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो आ जाते हैं, और वो भी फाइनल लेवल के. फाइनल यानी जो आप खरीद के घर पे लेके आते हो, सरकार भी लाती है और हम लोग भी लाते हैं. ये समझ में आ रहा है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबको? यस. Yes, sir. नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही होता है इन्वेस्टमेंट, राइट. सो व्हेन यू से अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट दो तरह के हैं एक्चुअल में. एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि फिक्स रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. और दूसरा जो है, जो चेंज होगा, फ्लक्चुएटिंग है, जिसको हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. तो इसका पूरा नाम अगर मैं बोलूं प्रॉपर्ली, तो कैसे बोलूंगा मैं उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलूंगा, और सेकंड बोलूंगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. अभी ग्रॉस डोमेस्टिक जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है ना, इसके तीन पार्ट, राइट. कौन से तीन पार्ट? सो लेट्स सी व्हिच आर दिस थ्री पार्ट्स. बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड. यानी बिजनेस लोग जो फिक्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो उनका इन्वेस्टमेंट अलग है, सरकार का इन्वेस्टमेंट अलग है. और जो हम कॉमन पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. समझ में आ रहा है? सो इन्वेस्टमेंट में दो पार्ट है, पहले समझ लो, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट में अगेन थ्री पार्ट है, बिजनेस फिक्स, गवर्नमेंट फिक्स और इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. और उसके बाद आता है चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक की फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट. सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में सब आ गया. लास्ट पार्ट है नेट एक्सपोर्ट्स. व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल. सो यू गॉट द थ्री फिगर्स. तीन ही पॉइंट पे आपको फॉर्मूला याद रखनी है. अगेन रिपीटेड, तीन पॉइंट. पॉइंट नंबर 1 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पॉइंट नंबर 2 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड पॉइंट नंबर 3 नेट एक्सपोर्ट्स. फाइनल कंजम्पशन के दो पार्ट, प्राइवेट और गवर्नमेंट. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट, फिक्स्ड जीडी एफसीएफ यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. जीडी एफसीएफ के तीन पार्ट, बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. और बाद में नेट एक्सपोर्ट्स. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes or no? I hope everyone is understanding it. Yes, sir. Right? So this is important. This entire formula is important क्योंकि ये formula के basis पे से आप sum करोगे.
राइट, लेट्स गो ऑन स्टेप 3. हम ध्यान से समझते हैं इसको. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जनरल गवर्नमेंट फाइनल. विभूति, व्हाई यू आर टॉकिंग टू, whom you are talking to? और कैमरा वापस बंद. वेरी इजीली कर दे. आई जस्ट पुट इन अ वेटिंग रूम ओनली. अब वेटिंग रूम में ही रहो. नो, वही करना पड़ेगा मुझे. मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपको. तो आपको मिलेगा, अगर दोनों के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर आप ऐड करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज यू आर गोइंग टू गेट अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आपको गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का ऐड करोगे तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलेगा. उसमें अगर आप ऐड करोगे GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर ये भी फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक अगर आप ऐड करोगे, यू गेट, और नेट एक्सपोर्ट भी ऐड करोगे, यू गेट GDP एट MP. जो आपको पहला एग्रीगेट यहाँ से मिल रहा है वो GDP एट MP है, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अभी आप बता सकते हो, अगर आपको GDP एट MP मिल जाता है, राइट, देन उसमें ऐड अगर मैं NFI करूंगा तो क्या मिलेगा. जैनिश बुक में ही देख रहा है. यस शुभ. सर नेट इन डायरेक्ट. शुभ, शुभ मोरडिया. Yes, sir. GDP एट MP पे NFI ऐड करते तो क्या मिलता है बेटा. Sir, NNP index. क्या मिलता है बेटा. सिंपल सा लॉजिक है. कुशल क्या मिलता है. सर GNP एट MP. यस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मार्केट प्राइस से आपको NFI ऐड करना है, तो डोमेस्टिक का क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक का नेशनल. डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में ये फर्क है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम बोलते हैं, इसकी जगह पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगी वो, राइट. दैट इज एज सिंपल एज दैट. अभी इसके अंदर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो क्या मिलता है विभूति. सर NNP एट MP. हाँ, NNP कहाँ से हो गया, ग्रॉस का नेट कैसे हो गया. विनीत क्या मिलता है. स्टुपिडिटी बोल रही सर है. सॉरी सर वेट GNP एट वेट FC. विनीत. Sir, gross national product at factor cost. या GNP एट FC. और उसके अंदर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ डेप्रिसिएशन. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, यस जैनिश, सर नेशनल इनकम. NNP at FC, national income, net national product at factor cost. Are you getting this? This is the formula you have to remember. But सबसे हर एक फॉर्मूला में आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज हमको कौन सा एग्रीगेट मिलता है. यहाँ पे सबसे पहला एग्रीगेट हमको GDP एट MP मिलता है. याद करो इनकम मेथड को. What is the first aggregate we used to get? Yes, can anyone tell me what is the first aggregate we used to get? We used to get NDP at FC. अब बुक में देख सकते हो हम क्या करते थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. अगर हम तीन ऐड करते थे हमको क्या मिलता था, फर्स्ट NDP, राइट. तो इनकम मेथड से पहली चीज हमको NDP मिलती थी. वैल्यू एडेड मेथड जो हमने अभी कही, उससे क्या मिलता है, पहला एग्रीगेट क्या मिलता है, पहला एग्रीगेट GV एट MP ना. और GV एट MP क्या होता है, GDP एट MP ना. GVA वैल्यू एडेड ही ग्रॉस डोमेस्टिक होता है. तो अगर हम मैं देखने जाऊँ वैल्यू एडेड मेथड से, तो पहला एग्रीगेट हमको मिलता है GDP एट MP. और अगर ये एक्सपेंडिचर मेथड से हम देखने जाओ तो पहला मेथड से पहला एग्रीगेट कौन सा मिलता है, ये मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से सेम GDP एट MP. तो कहने का मतलब वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड से पहला एग्रीगेट GDP एट MP मिलता है, और इनकम मेथड से पहला एग्रीगेट NDP एट FC मिलता है. तो आपको ये दिमाग में बैठना चाहिए, राइट. क्योंकि वो एग्रीगेट आने के बाद ही बेटा आप आगे मेथड को चला पाओगे, राइट. यानी
कोई भी एग्रीगेट पूछा होगा सम में, तो आपको ऐसा नहीं कि जो पहला एग्रीगेट मिला है वो पूछा होगा। जैसे हमने देखा बीच में से पूछ रहे थे कि नेशनल इनकम निकाल दो, तो यू नीड टू थिंक कि पहले एग्रीगेट पे तो आओ, उसके बाद आप वो एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जा सकते हो, राइट? आइदर प्लस और माइनस करके, 3 चीज ही होती है प्लस माइनस करने की। या तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में होगी, या तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में होगी, या फिर डेप्रिसिएशन जो ग्रॉस और नेट के बीच में होगा। Now this is clearly given in a book with a nice diagram also, right? पता है ना सर्कल डायग्राम देखा होगा किसी ने, बुक के पत्ते घुमाए आपने तो आपको मिलेगा वो सर्कल मस्त डायग्राम। विभूति तो आएगी तब मिलेगा उसको। तो क्लियर? You can check the videos also on explanation if you don't understand still. Fine. क्लासिफिकेशन अब वापस याद रख दो। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। इसके 2 पार्ट, कंजम्पशन, उसमें गवर्नमेंट कंजम्पशन और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के 3 पार्ट, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, और द थर्ड पार्ट इज चेंज इन स्टॉक, और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट्स इट। Now, this is very important. हम हर एक एग्रीगेट को अभी डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। What is the final consumption expenditure? हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। Private final consumption expenditure. To measure private final consumption expenditure, the volume of final sales of the durable goods, semi-durable goods, non-durable goods, सभी तरह का अगर हमने goods या services बाय की है, right? भले ही कंज्यूमर ने बाय की है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने बाय की है, राइट, इस सब क्वांटिटी को उठाओ और उसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई बाय रिटेल प्राइस कर दो। जो प्राइस मार्केट में चल रहा है तभी आपको मिलेगा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है टोटल, राइट? यू गेट टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। द डायरेक्ट परचेज ऑफ नॉन रेसिडेंट हाउसहोल्ड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट इज नॉट एडेड, राइट? नॉन रेसिडेंट जो हाउसहोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में से डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं ना, यानी कि बाहर का कोई फिरंगी आया और यहाँ पे पानी पूरी खाया, डोंट ऐड दैट। डायरेक्ट परचेज, अगेन रिपीट मैं कर रहा हूँ, डायरेक्ट परचेज ऑफ नॉन रेसिडेंट हाउसहोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, बाहर का व्यक्ति इंडिया में आके कुछ खरीदा, वो एडेड नहीं होगा इसमें। वो खर्चा, ये खर्चा किसका है? ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के लोगों का है, या फिर मैं इकोनॉमिकली लैंग्वेज में बोलूँ तो रेसिडेंट्स लोगों का है। रेसिडेंट समझ में आता है ना अभी, राइट? तो रेसिडेंट लोगों का है ये। आइटम इंक्लूडेड इन अ मेजरमेंट आ क्या क्या होगा? परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम मार्केट में से जो गुड्स उठाते हैं मॉल में जाके या ग्रोसरी शॉप में से। परचेज मेड बाय रेसिडेंट हाउसहोल्ड्स अब्रॉड, यानी हमारे लोग जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो चलो विदेश यात्रा पे गए, फॉरेन की टूर पे गए और कुछ खरीद दिया वहां से, तो वो होगा, क्योंकि डोमेस्टिक लोग तो डोमेस्टिक है ना, तो वो खर्चा भी है, खर्चा हमारा ही गिनाया जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड इन काइंड, राइट? जो वेजेस एंड सैलरीज आपको मिल रही है बिकॉज यू आर स्पेंडिंग ऑन कंजम्पशन, सो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इटसेल्फ। मार्केट परचेज ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ये सेम बात है जो फर्स्ट का पॉइंट ही यही है, राइट? वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एट प्रीवेलिंग मार्केट रेट, जो मार्केट रेट पे जो चल रही है वो प्रोडक्शन, क्योंकि एक बार मार्केट में आ गए उसका मतलब क्या है? इट इज मेंट फॉर सेल, राइट? तो याद रखिए, जो भी चीज मेंट फॉर सेल है, भले सेल नहीं हुई है पर सेल होने वाली है, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही पार्ट बनेगा। एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, जैसे हमने देखा था ना कि ओनर अपने आप को ही रेंट देता है, वैसा माना जाता है, तो वो भी उसका कंजम्पशन ही बोला जाएगा कि ये उसका ही कंजम्पशन है। तो इधर सिर्फ मैं डिटेल में इसीलिए बताया कि आपको याद रहना चाहिए कि एक्चुअल रियल लाइफ में कंजम्पशन यानी क्या होता है। हो सकता है एग्जाम में आपको कभी कभार सम में ऐसी एक आध दो चीज आ जाए, राइट? इनडायरेक्टली पूछ ले आपको। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी सरकार का कौन सा खर्चा होता है? सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर सरकार ने किया है,
for maybe producing services like health, like education, like defense, like building a road, whatever, to satisfy collective wants. जैसे कि आपके घर के आगे स्ट्रीट लाइट लगा दी सरकार ने, तो वो सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाएगा. The value of government final consumption expenditure is the sum total of the following items. कौन सी items? वो जो सरकारी की नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई से, राइट, और जिसका पगार गवर्नमेंट देता है. विभूति, आई एम ऑब्जर्विंग यू. विभूति, आई एम ऑब्जर्विंग यू. बंद करके चालू मत कर, बस कीप इट देयर. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड बाय द गवर्नमेंट, सरकार जो अपने कर्मचारी को पैसा देते हैं वो. गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, सरकार को लेट्स से उसने लेट्स से आयकर विभाग खोला अभी यहाँ पे पाल में, या आरटीओ खोला, तो उसके लिए उसको कुछ भी चाहिए, मार्केट से कुछ उठा के वो लेता है, तो वो सरकारी खर्चा बोला जाएगा. परचेज फ्रॉम अब्रॉड, सरकार बाहर से कुछ मंगवाते हैं तो फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं, वो भी सरकारी खर्चा है. याद रखिए, tuition fees in schools or nominal charges in the government hospital has to be deducted from the sum of all the above mentioned three items. ये तीनों आइटम में से अगर स्कूल फीस या नॉमिनल चार्जेस है, जैसे कि आप कोई पार्क में गए और पार्क में सरकार ने आपको आपसे फीस मांगी, राइट, तो वो डिडक्ट होगा, वो एग्जैक्टली इंक्लूड नहीं होगा. जस्ट अ मिनट. आर यू गेटिंग इट? तो नॉमिनल जो ट्यूशन फीस अगर सरकार लेती है, राइट, इन स्कूल्स, तो नॉमिनल होता है. एक्चुअली सरकार ये फीस क्यों लेती है? उससे कुछ सरकार का लाइक फायदा नहीं होने वाला, मुनाफा नहीं कमाती एसएमसी म्यूनिसिपल स्कूल्स में. वो तो सिर्फ टोकन मनी लेती है. जैसे कि अगर आप ये स्नेह रश्मि बॉटनिकल गार्डन है आपके स्कूल के बाजू में, वहां पे विजिट करोगे तो कितना लेता है? 10 रुपए लेती है, 10-20 रुपए लेती है कुछ, राइट ना? गए हो कभी गार्डन में या गए ही नहीं हो? तो 10-20 रुपीज देते हैं, और वो अगर 10-20 रुपीज में अगर बेटा देखोगे तो उनसे कुछ गार्डन का कुछ मरम्मत नहीं होता है. वो तो सिर्फ टोकन मनी है कि लोग आके बिगाड़े नहीं गार्डन को, इसीलिए टोकन मनी वो लोग ले लेते हैं पहले से. दैट इज ओनली पर्पस. अदरवाइज ऑल द गार्डन्स आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. तो ये खर्चा नहीं है, तो मेंटेनेंस है. नेक्स्ट पार्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किसको बोलते हैं? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट मींस कि जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट, इकोनॉमी में, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या इसको बोल सकते हैं फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. So it refers to the expenditure on purchasing fixed assets. फिक्स का मतलब होता है फिक्स एसेट बाय करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, राइट, जैसे कि मशीनरी या फर्नीचर प्रोड्यूसर के द्वारा. और वो 3 प्रकार के होते हैं: बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन. राइट, सरकार का फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का फिक्स इन्वेस्टमेंट, और जो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तीनों, राइट, ये तीनों इन्वेस्टमेंट्स पे कैलकुलेट हुए. To measure the expenditure on construction, याद रखिए, यानी कि रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका मतलब जैसे कि आप अपना घर बनवा रहे हो, फॉर एग्जांपल सोसाइटी का आपने जमीन ली, प्लॉट लिया, आप घर बनवा रहे हो, तो उसके अंदर सब कुछ खर्चा गिनना है. यानी उसमें आपने स्टील यूज किया, सीमेंट यूज किया, ब्रिक यूज किया, लेबर यूज किया, जितनी भी क्वांटिटी आपने उठाई मल्टीप्लाई बाय उसके प्राइस, वो सब कुछ लेना है, कंसिडर करना है. कहने का मतलब ये कुछ पूछेंगे नहीं आपको, पर थियोरी में आपको ये सब लिखना है. प्रैक्टिकल यानी कि सम जब आएंगे तो ये सब नहीं आएगा, पर ये समझने के लिए आपको कि इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड हो जाता है. कहने का मतलब एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन आल्सो इंक्लूड्स ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. जैसे कि आपने खुद ही घर पे फर्नीचर बनाया बैठ के, या आपने खुद ही नया हाउस क्रिएट किया, या फिर कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे कि रिपेयर्स एंड ऑल्टरेशंस है. ओल्ड बिल्डिंग, आपका पुराना बिल्डिंग है, आपने उसके ऊपर एक मंजिला लेट्स से इमारत बनवा दी, तो डेफिनेटली दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट ओनली, राइट? पुराना घर लिया वो नहीं है, नया घर लिया तो हाँ। पुराना घर अगर आपने रीसेल वैल्यू में ले लिया किसी का, तो वो नहीं गया, वो तो ट्रांसफर इनकम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो बन चुका है, वो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। पर नया बनवाया तो प्रोडक्शन एक्टिविटी है। और मैंने पहले ही बताया था आपको कि नेशनल इनकम में सिर्फ प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही काउंट होती है, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी काउंट नहीं होती बेटा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट का दूसरा चरण, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्यों बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि रिबॉक के शू वाले, नाइकी के शूज वाले, या फिर लेट्स से एप्पल स्टोर वाले, वो क्या कस्टमर जब आएगा तब एप्पल के फोन खरीदने जाएंगे, या कस्टमर आएगा तब रिबॉक के शूज खरीदने जाएंगे? कंपनी को मंगवाएंगे, भाई बेच दो मुझे। दे हैव टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री, राइट? इन्वेंट्री यानी स्टॉक, यानी वो लोगों को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ता है। दे हैव टू कीप ए स्टॉक विद देम, इजंट इट? यस और नो? Yes, sir. Right? So it is very important that वो स्टॉक रखे, पहले से रखे। So the expenditure on change in stock is measured by multiplying the volume of physical change in stock with the market price of stock. जो चेंज हो रहा है, यानी अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक हुआ 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक हुआ 2 लाख, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेंट्री में पैसा बनाया है, यानी पैसा रखा है इन्वेंट्री में, इन्वेस्ट करके रखा है आपने पैसा। यस और नो? ऐसा मैं बोल Yes, सकता sir. हूँ? क्योंकि 1 लाख का स्टॉक जो था ओपनिंग, वो जाते जाते एट द एंड ऑफ द ईयर 2 लाख का हो गया। इट मींस यू परचेज मोर स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, एंड इफ यू हैव परचेज मोर स्टॉक, इट इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Remember, the change in stock is estimated by subtracting opening from closing stock, right? So the formula is change in stock is equal to closing minus opening. Remember this formula. Closing ज्यादा होगा और opening कम होगा तो ही वो इन्वेस्टमेंट बोला जाएगा। अगर ये फिर अगर आपका नेगेटिव आ जाता है तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, राइट? तो नेगेटिव होगा तो माइनस करना है आपको। याद रखिए, इंक्रीज इन स्टॉक विद कंज्यूमर आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें कंज्यूमर का इन्वेस्टमेंट नहीं, हमने सिर्फ 3 ही बोला है, प्राइवेट, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। कंज्यूमर, लेट्स से आज आप घर पे मैगी खाने का मन होता है आपको, तो मैगी के आप स्टॉक करके रखते हो 10-12 मैगी के पैकेट्स, सो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट गिना नहीं जाएगा। घर पे टैंक पीने का मन होता है, टैंक के पैकेट ला के रख देते हो, दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? दैट इज योर पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन ओनली। सो कंज्यूमर का स्टॉक इंक्लूड नहीं होगा, कहने का मतलब। द लास्ट थिंग इज नेट एक्सपोर्ट्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टुडेस चैप्टर, राइट? हम कल प्रिकॉशन पढ़ने वाले, बट नेट एक्सपोर्ट्स क्या है वो समझना भी बहुत जरूरी है। सो नेट एक्सपोर्ट्स इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट्स ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अभी ये मैं बता दूं कि आपको ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम तो पॉजिटिव, और इंपोर्ट ज्यादा क्योंकि एक्सपोर्ट करने से आपको पैसा मिलता है, राइट? योर मनी कम्स इन, और इंपोर्ट करने से पैसा जाता है। सो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम तो पॉजिटिव, और इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम तो नेगेटिव। सिंपल। सो नेट एक्सपोर्ट्स की सिंपल फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अभी एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? तो जो भी चीज, जो नॉन फैक्टर सर्विसेज, गुड्स तो है ही, जो भी चीज यानी जो भी गुड्स, और फैक्टर सर्विसेज नहीं। फैक्टर सर्विसेज देते तो NFIA का पार्ट बनता है, राइट? आपको पता है, हम हालांकि सेकंड चैप्टर में देख चुके हैं कि नेट एक्सपोर्ट और NFIA के बीच में डिफरेंस है, राइट? फैक्टर इनकम फैक्टर सर्विसेज से मिलती है। यहाँ पे जो सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है। तो अगर कोई भी नॉन फैक्टर सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग, ये अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और कुछ कमाते हो उससे, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एक्सपोर्ट्स। और वैसे ही गुड्स में नॉन फैक्टर सर्विसेज इंपोर्ट करते हो, गुड्स तो इंपोर्ट करते ही हो बाहर से, और नॉन फैक्टर सर्विसेज इंपोर्ट करते हो तो ही उसको इंपोर्ट बोला जाएगा। याद रखिए, नेट एक्सपोर्ट्स
और NFI दोनों को अगर मिला दे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बनेगा, यानी फॉरेन का कितना पैसा इंडिया में आ रहा है अगर आपको ये देखना है तो दोनों चीज आपको देखनी पड़ेगी. यू नीड टू सी नेट एक्सपोर्ट ऑल्सो एंड यू ऑल्सो नीड टू सी NFI ऑल्सो. बोथ आर डिफरेंट concepts, but if you add this together you get what? Net foreign investment, right? Vibhuti. I'm repeating Vibhuti. सर पानी पी रहे हैं. तो पियो पानी, कोई दिक्कत नहीं है. जो भी करो कैमरा के सामने करो. So it's equal to export minus import plus NFI, right? Export minus import plus net factor income from abroad. That's it. बताइए what you don't get from today's session.